फ्रेंड्स, मैं से डॉक्टर सलमान नसीर। दोस्तों, हमारे पास एक केस मौजूद है सीवियर माइटल स्टेनोसिस का। तो ये क्या होता है दोस्तों? ये हार्ट में होने वाली एक प्रॉब्लम होती है दोस्तों, जो कि क्रिटिकल प्रॉब्लम मानी जाती है। और ये जो पेशेंट है, ये हमारे पास जब आए हैं तो एक चीफ कंप्लेंट इनकी फैटीजो यानी कि थकावट, उसके साथ में उनको डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग यानी सांस लेने में दिक्कत का होना। उसके अलावा उनकी जो वाइटल्स की अगर मैं बात करूंगा तो पल्स रेट उनका काफ़ी बढ़ा हुआ था। ब्लड प्रेशर उनका 148/90 था। सेचुरेशन उनका 98% जो था। तो इस केस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों कि माइट्रल स्टेनोसिस क्या होता है, इसके काउजेस क्या हो सकते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके डायग्नोसिस, इसके इन्वेस्टिगेशन, इसका मैनेजमेंट। तमाम जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है दोस्तों, इसलिए अभी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस फोटो के जरिए से हम थोड़ा आसानी से माइट्रल वॉल स्टेनोसिस को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, चारों चैम्बर और इसके साथ 4 वॉल। अगर इसको हम समझ लें, यानी इसकी फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी को अगर हम समझ लें, तो हमें आसानी से माइट्रल वॉल स्टेनोसिस की कंडीशन समझ में आ जाएगी। तो होता क्या है दोस्तों, इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा कहाँ ओपन होते हैं? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के ओपन होने के बाद ये ब्लड आता है नीचे यानी कि राइट वेंट्रिकल में, और जिस जरिए से आता है, जिस रास्ते से आता है, जिस वॉल से होते हुए आता है, तो उस वॉल को कहते हैं हम ट्राइकस्पिड वॉल। अब यहाँ आने के बाद यहाँ से लंग्स में जाता है, और जिस वॉल से जाता है उसे कहते हैं हम पल्मोनरी वॉल, क्योंकि पल्मोनरी यानी कि लंग्स से रिलेटेड है, इसलिए पल्मोनरी वॉल। कितने हो गए? ये 2 वॉल हो गए अभी तक, ठीक है। एक हो गया ट्राइकस्पिड वॉल और एक हो गया पल्मोनरी वॉल। अब लंग्स में जाने के बाद वो ऑक्सीजन लेता है और वहां से आता है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, यानी इस हिस्से में, इस चैम्बर में आता है। अब यहाँ आने के बाद नीचे आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है ऊपर से, यानी कि राइट लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। और किस वॉल के जरिए से आता है? माइट्रल वॉल के जरिए से आता है, ठीक है। अब माइट्रल वॉल के पास यहाँ आने के बाद ऑर्टा के थ्रू पूरे बॉडी के अंदर, ये जैसे आप देख रहे हैं, ऑर्टा के थ्रू पूरे बॉडी के अंदर सप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पर एक हो गया था माइट्रल वॉल, और जहाँ से जो जब ये और फिर आगे कंटिन्यू ऑर्टा के थ्रू जाता है तो उसको कहते हैं ऑर्टिक वॉल। तो इस तरह ये हो गए 4 चेंबर और 4 वॉल, और इस तरह ये काम चलता रहता है। ये मैंने आपको इन शॉर्ट बताने की कोशिश किया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब माइट्रल वॉल स्टेनोसिस मतलब यहाँ की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर होता है माइट्रल वॉल। तो स्टेनोसिस का क्या मतलब होता है? स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरो हो जाना, तंग हो जाना, ठीक है। यानी जो उसका एरिया है, मान लो कि ये एरिया है, ये माइट्रल वॉल है। इसका काम क्या है? जब लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम यानी जो चैम्बर है वहां पर, ये चैम्बर में जब ब्लड आ चुका है लंग्स से, तो वो जाहिर सी बात है नीचे आना चाहिए। अब ये जिस फ्लो के साथ नीचे आना चाहिए, उसकी जो साइज है, साइज के हिसाब से, उसके एरिया के हिसाब से, सरकमफ्रेंस के हिसाब से आना चाहिए। तो नॉर्मली 4 to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसकी साइज नॉर्मल रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ये डिक्रीज होती है, डिक्रीज यानी कि 2 से नीचे उतरना शुरू होती है, तो ऐसे वक्त में ये स्टेनोसिस की तरफ इशारा है। क्योंकि वॉल में 2 ही प्रॉब्लम है ज़्यादातर कॉमन होती है, एक होता है स्टेनोसिस और दूसरा होता है रिगर्गिटेशन, ठीक है। तो स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है यहाँ पर? कि नैरो हो जाना या तंग हो जाना, ठीक है। यानी ये जो है, जो साइज जो है सरकमफ्रेंस, ये स्लो स्लो कम होती है। और इसमें भी अब 3 चीज़ें देखी जाती है, माइल्ड यानी थोड़ी, मॉडरेट और सीवियर। अब हमारे पास जो पेशेंट है वो सीवियर है। अब सीवियर के अंदर जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम अगर साइज हो जाती है, यानी ये इतना नैरो हो जाता है, इतना तंग हो जाता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से भी अगर कम हो जाता है, तो उसको सीवियर स्टेनोसिस, माइट्रल स्टेनोसिस कहा जाता है। ऐसे वक्त में दोस्तों क्या होगा, आप में जो ब्लड आना चाहिए वो डिस्टर्ब होगा, और यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ब्लड इधर आ ही नहीं रहा है, ये ब्लड यही रह रहा है। अब इसके यहाँ रहने की वजह से क्या होगा, एक तो ये फ्लो वापस रिटर्न किधर होगा, बैक फ्लो जिसको हम कह सकते हैं, लंग्स में होगा। लंग्स में होने की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन,
एट्रियल फिब्रिलेशन, इसके अलावा क्लॉट्स बनने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस तरह की दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और लेफ्ट जो है साइड में यानी कि लेफ्ट एट्रियम में क्या है, हाइपरट्रॉफी हो सकता है। तो इस तरह से ये बहुत सारी चीज़ें कंडीशन आती हैं। तो ये आप लोगों को आयोग के माइटल स्टेनोसिस समझ में आया होगा। अब लंग्स में जब बैक फ्लो हो रहा है तो एक कॉमन चीज़ सामने आएंगी, वो आप समझ सकते हैं कि डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये कॉमन प्रॉब्लम सामने आएगी। तो अब तक हमने थोड़ा सा इसका फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी समझने की कोशिश करें। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके कॉजेज। क्या बताऊंगा? कॉजेज या इटियोलॉजी। तो सबसे कॉमन कॉज दोस्तों माइट्रल वॉल स्टेनोसिस का सबसे कॉमन कॉज है दोस्तों रेमेटाइड हार्ट डिजीज। और जो पेशेंट हमारे हैं ये नॉन केस है। तो ये रेमेटाइड हार्ट फीवर जो होता है ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को, ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। बॉडी के अलग अलग हिस्से में जो है ये अफेक्ट दुष्परिणाम अपना फैलाते रहता है। ऐसे वक्त में लॉन्ग टाइम अगर किसी को रेमेटाइड हार्ट डिजीज और ज़्यादातर माइट्रल वॉल स्टेनोसिस का सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम कॉज है वो आरएचडी यानी रेमेटिक हार्ट डिजीज है या रेमेटिक हार्ट फीवर होता है। ठीक है, सबसे कॉमन कॉज है दोस्तों ये, सबसे ज़्यादा। उसके बाद है दोस्तों कंजेनाइटल, पैदाइशी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, कॉज हो सकता है। और इसके साथ ही दोस्तों इंडोकार्डाइटिस यानी कि हार्ट की जो इनर लेयर होती है उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए किसी बैक्टीरियल वगैरह की वजह से तो उसकी वजह से भी माइट्रल वॉल स्टेनोसिस हो सकता है। उसके साथ ही दोस्तों रेडिएशंस यानी कि जो थेरेपी के द्वारा रेडिएशंस बार बार दिए जाते हैं उसके कारण भी माइट्रल वॉल स्टेनोसिस हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों किसी तरह का ट्यूमर वगैरह की वजह से भी ये हो सकता है। साथ ही दोस्तों एज रिलेटेड कैल्सिफिकेशन यानी कि इस जगह पर कैल्शियम का जो है तो जमा होना, उसकी वजह से भी स्टेनोसिस हो सकता है। तो ये इसके कॉजेज हुए। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके सिम्टम्स की। सिम्टम्स की अगर हम बात करेंगे कि माइट्रल वॉल स्टेनोसिस अगर किसी को होता है तो क्या क्या सिम्टम्स सामने आएंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सिम्टम्स जैसे कि ये ब्लड फ्लो यहाँ पर नहीं हो रहा है तो जिसके कारण क्या होगा, ये बैक फ्लो होगा। तो बैक फ्लो होने की वजह से क्या होता है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, इरेगुलर हार्ट बीट यानी जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन कह सकते हैं हम लोग। उसके अलावा डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग या ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। और जो इसकी एक स्पेशल साइन है जिसको हम कह सकते हैं कि जो चेहरे पर जो है रेड कलर के स्पॉट्स दिखाई देंगे। ठीक है, रेड जो है तो चेहरा पे धब्बे दिखाई देंगे, इसके एक क्लियर साइन है। इसके साथ ही दोस्तों असाइटिस है, एडिमा है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये यहाँ पर यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आ रहा है और यहाँ से ब्लड नहीं आने के बाद फिर ऑर्टा में कैसा जाएगा। तो ऑर्टा में नहीं जा पा रहा है, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है। तो जाहिर सी बात है पूरे बॉडी को जो चाहिए होता है ब्लड फ्लो और ब्लड का जो है तो न्यूट्रिशन उसमें होता है, पूरी बॉडी की सब कुछ उसमें ही ब्लड पे ही होता है डिपेंड। तो ना होने की वजह से क्या होगा, एडिमा होगा, सूजन आएगी। तो इस तरह की जो है तो कुछ सिम्टम्स इसके हो सकते हैं, फैटिग, थकावट होना और इस तरह की जो है लक्षण दिखाई देंगे। अब ऑस्कल्टेशन की बात करेंगे तो इसमें एबनॉर्मल साउंड यानी कि मरमर सुनाई देगा, खासकर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के पास जो है तो एबनॉर्मल जो साउंड है यानी मरमर सुनाई देंगे। और इसके अलावा डायग्नोसिस में अंदर अगर इसका इम्पोर्टेंस देखेंगे तो डायग्नोसिस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोस्तों है वो 2D को है। क्योंकि 2D को क्या होता है, 2D को जो हार्ट का स्ट्रक्चर है उसको बताता है। हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर हम बताता है, ब्लड फ्लो हमें पता चलता है, वॉल हमें बहुत अच्छे से पता चलती है। तो ईसीजी के ज़रिए से भी हमें हाइपरट्रॉफी का पता चल सकता है, एट्रियल फिब्रिलेशन का पता चल सकता है। और इसके अलावा दोस्तों कार्डियोलॉजिस्ट की ओपिनियन बहुत ज़रूरी होती है इसके अंदर। अब बात करेंगे इसका लाइन ऑफ। तो दोस्तों ट्रीटमेंट में दोनों चीज़ें होती है, एक तो मेडिसिनल भी होता है, सर्जिकल भी होता है। ठीक है, मेडिसिनल के अंदर दोस्तों डायूरेटिक्स मेडिकेशंस है, ब्लड थिनर्स मेडिकेशंस है जो क्लॉट्स के लिए ज़रूरी होता है। उसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर
और जो एट्रियल फिब्रिलेशन जिसको हम कह सकते हैं उसके लिए भी मेडिकेशंस होती हैं। और सर्जिकल में दोस्तों अलग अलग प्रोसीजर हैं। तो इसमें बलून जो है ये वल्वोक्टोमी जिसको हम कह सकते हैं, तो बलून का तो सर्जिकल में भी इसके अलग अलग प्रोसीजर होते हैं दोस्तों। तो मैंने आप लोगों को दोस्तों माइटल वॉल स्टेनोसिस के बारे में अहम जानकारी देने की कोशिश किया। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।